गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और एक बार पुनः आपका स्वागत है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। और मैं हूं आपके पास ज्ञान प्रकाश। संविधान के महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर, उसके कंसेप्ट को लेकर, अवधारणा को लेकर, और जिस प्रकार से मैंने एक डिटेल में सीरीज चलाया प्रेसिडेंट के ऊपर मैंने बहुत एक काफ़ी आर्टिकल से लेकर काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक पर ये मैंने सीरीज चलाया। और निश्चित रूप से बीपीएससी में नहीं, आने वाले टाइम में अगर प्रेसिडेंट से जो 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है आईएएस का, अक्टूबर में अगर वो प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से मैं ये गारंटी लेता हूँ कि ये प्रश्न आपको उस यूपीएससी के पेपर में निश्चित रूप से ये प्रश्न पाए जाएंगे। क्लास रोज शुरू करते हैं, पहले आज क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। बताइए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ लड़ने वाले प्रमुख प्रतिद्वंदी राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन थे? कोई लिख कर बताए बिना टाइम लिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पहली बार उनके खिलाफ लड़ने वाले उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन थे? कौन बताएंगे बिना नेट यूज किए? 5 सेकंड। 1 2 3 4 5 नहीं बताया। केटी शाह इनके काफ़ी इन्होंने चैलेंज दिया था, लेकिन बहुत बड़े अंतर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीते थे। लेकिन केटी शाह भी फेमस व्यक्ति थे, बहुत बड़े लॉयर भी थे और बहुत सारे संवैधानिक चीज़ों में उनका योगदान रहा केटी शाह। तो इस तरह से केटी शाह जो फेमस थे, उसी तरह से एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन थी? आज़ाद हिंद फौज में रहने वाली सहगल थी, वो थी। इस तरह का तथ्य होते हैं। सबसे पहली बात कि हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रेसिडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है और हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आज हमारा आर्टिकल जैसे 55 को हमने डिटेल से पढ़ा, 55 आर्टिकल नंबर 55 को हमने डिटेल से पढ़ा। और उसमें आर्टिकल नंबर 55 अब उसमें क्या था कि मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन, द मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति थी। और हमने बताया उसी में कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, एक एमएलए एक एमपी का वोट वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कोटा सिस्टम, कोटा उसमें कैसे निकाला जाता है। तो 54 और 55, 54 में तो ये था कि इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, और 55 में ये था कि मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इस तरह से हमने निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 को बहुत डिटेल हम लोग 2 या 3 दिन में इसको खत्म किए। और वो था कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की, ये था निर्वाचन की रीति, हमने इसके बाद देखा। ये आपका निर्वाचन की रीति थी। हम लोगों ने आर्टिकल 52 से उठाया था और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का जो भाग 5 में चर्चा है, और आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151 तक इसमें डिबेट है। इसके बाद कोई भी दुनिया की किताब आप प्रेसिडेंट से रिलेटेड टॉपिक, चाहे हम लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहते हो, सुभाष कश्यप पढ़ना चाहते हो, वो सब पढ़िए। एक लाइन भी कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा पढ़ने में। दूसरी चीज कि इसका एक सेक्शन और है जिसमें आपको 3 से 4 क्लास और लगेगा। मान के चलिए इस तरह से कि मैं प्रेसिडेंट का अगर टॉपिक पढ़ाता हूँ तो 15 क्लास में केवल प्रेसिडेंट पर दे रहा हूँ और बाकी जगहों पर 15 से 20 क्लास में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाता है। इस तरह से आप समझिए कि आपको कितनी गुणवत्ता और क्वालिटी मिल रही है। 15 क्लास केवल प्रेसिडेंट पर दे रहा हूँ, उसके बाद मन करता है कि 10-5 क्लास और ले लूँ। तो ये बहुत बड़ा, एक बार पढ़िए, एक बार और हमेशा के लिए। आपको फिर कोई पढ़ाएगा नहीं, बल्कि पढ़ाने वाले को आप पढ़ा दीजिए, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो इस तरह से हमने देखा 52 में कि भारत का राष्ट्रपति होगा। एक बार रिवीजन हम लोग फिर करेंगे। इसके पहले आपको मैं एक सूचना दे रहा हूँ कि आप लोग, मैं एक बच्चों के लिए कल मैं एक सेमिनार करने वाला हूँ। जैसे 9th और 10th में, 10th के बाद जो बच्चे पास होते हैं वो मैं फेसबुक पर भी डाल दूंगा, सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और अनअकैडमी के क्लासेस के बारे में भी उस पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। तो कल मैं 11 बजे सैटरडे को फेसबुक पर लाइव आने वाला हूँ, पल पल बिहार चैनल पर लाइव आने वाला हूँ, ज्ञान न्यूज़ पर लाइव रहेगा और बिहार न्यूज़ पर लाइव रहेगा। तो उसमें आप अपने घर के बच्चों को सैटरडे को कल आपको 11 बजे रहेगा
तो आप ध्यान से उसको देखेंगे। उसका टॉपिक है, जैसे 10th में बच्चे पास हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करें। कुछ लोग सोचते हैं कि इंटर में कॉमर्स रख लें, कुछ लोग सोचते हैं बायो स्ट्रीम ले लें, कुछ लोग सोचते हैं मैथ स्ट्रीम ले लें, और कुछ बच्चे चाहते हैं कि अभी से हम आर्ट्स इंटर में ले लें। और उनका कंसेप्ट उस समय ये रहता है कि मुझे आईएएस की तैयारी करना, बीपीएससी की तैयारी करना, इसलिए इंटर में हम आर्ट्स लें। तो ये सब जितनी दुविधाएं हैं, जितने तरह के प्रश्न हैं 10th पास होने के बाद बच्चों के बीच में, और खास करके अभी जो कोरोना का चल रहा है उसके बारे में हम डिटेल से उस पर चर्चा करेंगे। इसलिए आप वो क्लास निश्चित रूप से देखेंगे। और इसके साथ साथ जो अनअकैडमी पर क्लास लॉन्च हो रहा है मंडे से, उसके बाद उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो उस पर आप लोग जुड़ जाइएगा। सैटरडे को 11 बजे, सैटरडे को 11 बजे निश्चित रूप से आप जुड़ेंगे मेरे साथ फेसबुक लाइव पर। और आप पहले वाई लिख के कमेंट करिए कि यस या नो। आपको जुड़ना है, सब लोग वाई लिखिए कि यस सर जुड़ेंगे। वाई मतलब यस। आपको सब लोग को कल 11 बजे जुड़ना है। तो 11 बजे आप आ जाइएगा, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बहुत सारे चीज़ों पर भी, एग्जामिनेशन की तैयारी पर भी, कोरोना के दौरान में कैसे अपने प्रिपरेशन करें। और खास करके जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ रहेगा, मोटिवेशनल इसमें रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जुड़े रहेंगे, आप भी मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि यही तो समय है चैलेंज को स्वीकार करने का। ये पढ़ाई आपकी थम गई है तो उसको कैसे रूटीन में, अब ये कोरोना रहेगा, आप कैसे रूटीन वे में उसको लेके चले, कैसे आप 5 घंटा 6 घंटे का स्टडी का टाइम नहीं तो जानते हो, आप बहुत बहुत पीछे चले जाएंगे। इतने पीछे चल जाएंगे आने वाले 3-4 साल कंपटीशन में आप भाग नहीं ले पाएंगे। और जिस सुस्ती से और जिस मस्ती से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कितनी आप में क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। इतने बेकार तरीके से आप लोग इस लॉकडाउन को यूज कर रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और कुछ स्टूडेंट हैं जो इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे हैं कि आपको कभी सपने नहीं देंगे आने वाले वैकेंसी में। तो इन्हीं सब पर मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। तो जब राष्ट्रपति का हमारा टॉपिक चल रहा था तो मैंने बताया था कि 55 का 56 है टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की मतलब जो उनका कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति की पदावधि, जो 56 में आप पढ़ते होंगे कि राष्ट्रपति की पदावधि, टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, पदावधि, राष्ट्रपति की पदावधि 5 साल आप जानते ही हैं। इसके बारे में 56 के बारे में हम बात बताएंगे। और कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्शन जीत गया, राष्ट्रपति है, तो दोबारा फिर से वो राष्ट्रपति पद के लिए वो खड़ा हो सकता है। उसके बारे में 57 है, मतलब राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन। तो हम लोग फिर बाद में आएंगे इस पर डिटेल में। अभी हम ये टॉपिक ले रहे हैं क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज ए प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के पद के पर खड़ा होने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। देखिए यहां ध्यान रखिएगा, क्वालिफिकेशन, फिर कंडीशन और फिर ओथ है। और पहले इसलिए लिखने में क्रम में क्या होना चाहिए, पहले आपको रखना चाहिए कि अगर क्वालिफिकेशन तो इसका हिंदी क्या होगा, अर्हता, 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 या इसको लोग लिख सकते हैं योग्यता। ध्यान दीजिएगा, अर्हता या योग्यता। आर्टिकल नंबर 58। 59 में आप क्या लिखिएगा, राष्ट्रपति पद के लिए शपथ, सॉरी, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें कौन कौन सी होना चाहिए। तो पहला में है अर्हता, और फिर शर्तें, और फिर 60 में है शपथ, ठीक। तो योग्यता, शर्तें, शपथ अगर आप एक बार बोलते हैं योग्यता, शर्तें, शपथ, तो 58, 59 और 60 आपको याद हो जाता है। योग्यता, शर्तें, शपथ, क्वालिफिकेशन, कंडीशन। देखिए दोनों का से क्वालिफिकेशन, कंडीशन, दोनों का से है क्वालिफिकेशन, कंडीशन, फिर ओथ, क्वालिफिकेशन, कंडीशन, फिर ओथ, 58, 59, 60। और मैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं योग्यता, शर्तें और शपथ। वहीं आप देखिएगा ये हेडिंग यही किताब होना चाहिए। मैं एक किताब देख रहा था, देखो कैसे हल्का फुल्का एक आप सावधानी लेखक के द्वारा नहीं रखने पर एक बहुत बेहतरीन किताब है, जो कि आज के आईएएस के लिए सबसे बेहतर एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशन का बुक, वो है एम लक्ष्मीकांत का, ठीक है। और बहुत अच्छी बुक है, इसमें कहीं भी एरर नहीं है, कहीं भी गलत नहीं है। आपको इसी को बुक बनाकर और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपकी इंडियन पॉलिटी, ये बुक बहुत बढ़िया है भारत की राज व्यवस्था की, ठीक।
लेकिन इतनी बढ़िया बुक होने के बाद भी मैंने इसके लिए सुझाव डाला है कि इसको हेडिंग को आप चेंज करें, क्योंकि देखिए इसमें हेडिंग क्या दिया हुआ है, क्रम से नहीं दिया। अगर शायद आपको दिख रहा है तो देखिए, तो दिख रहा है क्या? अगर आपको दिख रहा है तो आपको दिख रहा है तो क्या है, क्या लिखा हुआ है? पहले लिखा अर्हता, और फिर लिखा हुआ है शपथ, और फिर लिखा हुआ शर्तें। तो अगर इस हेडिंग में है तो अगर आर्टिकल हम इसका लिखे ऊपर तो देखिए ये हो जाएगा। देखिए ये है, मैंने यहां डाला, आपको दिख रहा होगा। अर्हता है तो 58 आर्टिकल है, और उसके बाद क्या होना चाहिए? शर्तें, और यहाँ पे क्या लिखा? शपथ। तो 58 के बाद 59 हो जाता शपथ में, तो यहाँ पर आपसे गलती हो सकती है। तो ऊपर में देखिए 58 के बाद आर्टिकल नंबर 60 है, तब फिर 59। लेकिन आप ये तो मैं बता दिया तब, नहीं तो 58, 59, 60 अगर है तो अर्हता 58 हो जाता, शपथ 59 हो जाता, 60 हो जाता शर्त, जो कि गलत हो जाता। तो मैंने नीचे सुधार दिया कि 58, 60 और 59। तो पहले होना चाहिए था हेडिंग में अर्हता, फिर होना चाहिए था शर्तें, और तब होना चाहिए था शपथ। आर्टिकल नंबर, ये हेडिंग जो है आर्टिकल के अकॉर्डिंग है, हेडिंग जो है आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। अर्हता आर्टिकल नंबर 58 का है, शपथ है जो आर्टिकल नंबर 60 का है, और शर्तें जो है आर्टिकल नंबर 59 का है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको सुधार लीजिएगा आप लोग अपना हेडिंग में, कि अर्हता है ना, मतलब योग्यता, उसके बाद शर्तें आना चाहिए, फिर शपथ आना चाहिए। क्योंकि ये हेडिंग है, नॉर्मली नहीं है, लेकिन पढ़ने के दौरान हमें तो प्रॉब्लम हो ही जाएगा ना। इसलिए ऐसा नहीं उसमें लिखा हुआ कि हम अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, लेकिन जब इतने बड़े स्तर की बुक है तो हेडिंग भी साइंटिफिक होना चाहिए, कि अगर पहले अर्हता हम क्यों लिखे, फिर हम तो शपथ भी लिख सकते थे या शर्तें भी लिख सकते थे। तो पहले अर्हता मतलब 58, फिर उसके बाद शर्तें आएगा 59, तब 60 में होगा शपथ। इसलिए इतनी बड़ी पुस्तक है, उसका हेडिंग देने में, जो कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स हेडिंग है, उसमें भी निश्चित रूप से अगले एडिशन में शायद ये लोग उसको सुधार ले हेडिंग में। क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट भेजा है कि अगर हेडिंग लिखे हैं तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल्स लिख दीजिए। तो इस तरह से हम लोग, अब क्वालिफिकेशन फॉर द प्रेसिडेंट। अब देखिए अनुच्छेद 58, अब ये हमारा आर्टिकल 58 है, ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो अगर आपको राष्ट्रपति के पद पर किसी भी व्यक्ति को अगर लड़ना है, तो पहला उसका कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। अब मान लीजिए, ये तो सब लोग जानते हैं कि एमपी, लोकसभा का एमपी लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए। अरे मुखिया लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, वार्ड काउंसलर के लिए नागरिक होना चाहिए। ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अगर हम ये आपसे पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति है, वो तो एमपी के लिए भी भारत का नागरिक होना चाहिए, सब जगह है, तो किस आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए? यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तब आपको देता 54, 56, 58, 59, तब क्या स्थिति होती? सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक, जो भारत का नागरिक है, वही सरकारी मतलब संवैधानिक पद के लिए इलेक्शन लड़ सकता था। एक सिंपल सा चीज मैं बता रहा हूं कि जो उम्मीदवार होगा भारत का नागरिक होना चाहिए। ये कहां लिखा हुआ है? बस यहीं पर आपका क्वेश्चन लड़ जाता। फिर आप ढूंढने लगते। मतलब कहने का मतलब कि जो सबसे आसान क्वेश्चन है, उस आसान क्वेश्चन का अगर मोड बदल के पूछ दिए तो फिर आपको पता नहीं चलता। तो ये चर्चा बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू, है ना, complete the election of the president, then you should be a citizen of India. It is a mandatory. आप फॉर्म फिल करेंगे तभी आपको वहां पर कॉलम भारत। लेकिन ये कहाँ है? आर्टिकल नंबर 58 से, अनुच्छेद नंबर 58। तो आर्टिकल नंबर 58 deals the regarding the position आर्टिकल नंबर 58 deals the regarding the process for the election of the president। जो आर्टिकल नंबर 58 है, ये जितने प्रोविजन है
है ना, राष्ट्रपति के लड़ने के लिए उसके प्रोविजन को ये अपने आप में ये डील करता है, उसको उसके बारे में बताता है। तो जो क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसको याद रख लीजिएगा। ये आर्टिकल नंबर 58 है। फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो आपको आर्टिकल नंबर 58 है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आप इसको ध्यान। ये अर्थात मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए बहुत सारे आर्टिकल्स रिलेटेड है। आर्टिकल्स नंबर 54 also related to the election of the president. Article number 55 also deals the manner of the election of the president. Article number 57 है re-election of the president. Article number 58 है qualification for election as the president. Article number 59 है condition for the post of the president. ये आपको 54, 55, 57, 58 और 59। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, देखिए हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये कोई बीपीएससी पीटी नहीं, उससे ऊपर कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से 4 ऑप्शन दे दिया। बीपीएससी में तो 5 देते हैं। आप समझिए इस चीज को, आप समझिए इसको, ऐसे मत कीजिए कि राष्ट्रपति के इलेक्शन से जुड़े कौन कौन से आर्टिकल्स है, ये पूछ दिया। और फिर दे दिया ए 54, बी 55, सी 58, डी 59, ई एक से अधिक या एक से अधिक सही और एक से अधिक गलत। कितना बड़ा कंफ्यूजन होता है। 54 भी है, 55 भी है, 58 भी है, 59 भी है। तब कहता है कि एक से अधिक कि एक से गलत। तो ये सारे आर्टिकल्स मिलकर 54, 55, 57, 58 और 59, क्योंकि 57 भी कहता है री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सभी आर्टिकल का संबंध राष्ट्रपति के इलेक्शन से है। दुनिया के किसी किताब में उलट के देख लीजिए, इस प्रकार से इलेक्शन में ओपन चैलेंज करता हूं, क्योंकि इसको किसी किताब पर आप ये इसको समझने का प्रयास करिए, नहीं मिलेगा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन से कौन कौन सा आर्टिकल्स, और भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपका एक कंक्रीट है जिस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि इस तरह से मैं क्यों बोल रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूं कि बच्चों का 2 नंबर 3 नंबर से जो बीपीएससी का प्रश्न उनका रुक रहा है रिजल्ट, उसका कारण क्या है कि अभी तक वो लोग जानते थे कि आर्टिकल नंबर 54 कहता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब एक से अधिक सही है और एक से अधिक गलत है, इसमें अब आपको एक फैक्ट नॉलेज की जरूरत नहीं है, बल्कि उस टॉपिक को विश्लेषण करके आंसर निकालने का प्रयास करना पड़ेगा, कहां से क्या जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से पहला तो यह हो गया बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 58। 58 भारत का नागरिक होना चाहिए हर जगह। यह हो गया पहला आपको योग्यता, राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता या अर्हता, योग्यता या अर्हता, इसको क्या बोलेंगे, योग्यता या अर्हता, योग्यता या अर्हता। हमने बोला योग्यता शर्ते शपथ 58, 59, 60। तो पहला पॉइंट हो गया, चलिए ये भारत राष्ट्रपति कॉमन हो गया, ये इसमें दम नहीं था, बल्कि हमने ये कहा कि टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया ये किस आर्टिकल्स में लिखा गया है, तो आर्टिकल्स नंबर 58 में। ये इंपॉर्टेंट था कि प्रेसिडेंट के लिए जो पर्सन जो खड़ा होगा वो भारत का नागरिक होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि कहां लिखा हुआ था। हम लोग तो बचपन से जान रहे हैं कि भारत का नागरिक का जो राष्ट्रपति हमेशा, और लगभग अगर 100 लोगों से पूछेगा तैयारी करने वाला तो पहला ही लाइन बोल देंगे भारत का नागरिक। लेकिन अगर 100 में ये पूछते हैं कि किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो 100 में आपको 2-3 लोग बताने वाले, 97 लोग नहीं बता पाते कि इसकी चर्चा किस आर्टिकल में है। सेकेंड, दूसरा चीज ये भी हम जानते थे कि 35 वर्ष पूरा होना चाहिए, है ना। जो भी प्रेसिडेंट के फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो भी व्यक्ति खड़ा हो रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, कंपल्सरी हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। उसको निश्चित रूप से 35 वर्ष वो पूरा कर चुका। अगर 34 वर्ष 364 दिन भी हो रहा है तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं खड़ा होगा। इसकी भी चर्चा किस आर्टिकल में है, 58 में। अगर आपको क्वेश्चन ब्लड देता है कि अनुच्छेद 58 की विशेषता के बारे में बताइए, अब पॉइंट 1 लिखा है, इसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में लिखा है कि नागरिक होना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि वो 35 वर्ष पूरा कर होना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, है ना। एक से अधिक, एक से गलत। प्रश्न को विश्लेषण करने का यही प्रयास आपका होगा, और तब आप हमसे नहीं पूछेंगे सर 2 नंबर और 3 नंबर से गलत हो जाता है।
तो बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया पहला हो गया। अभी देख रहे हैं कि 20 मिनट के क्लास में हम बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया पे ही हैं, और उसके बाद भी गलत हो जाए तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? 20 मिनट में केवल यही है पढ़ाए हैं अभी तक कि बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब दूसरा लाइन है कि हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 इयर्स, वो 35 वर्ष पूरा कर चुका होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्वालिफिकेशन, नॉट, ये कंडीशन नहीं है, ये राष्ट्रपति के पद के लिए देखिएगा, शर्तें नहीं है, याद रखिएगा आप। अर्हता और शर्तें में डिफरेंस है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये इनकी योग्यता होनी चाहिए। योग्यता जब आर्टिकल में 59 कल बताएंगे तब पता चलेगा कि शर्तें क्या होगा। तो ये हो गया 35। अब देखिए क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, क्या लिखा है? क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब कि राष्ट्रपति पद के अगर आप उम्मीदवार हैं तो आप में लोकसभा के जो एमपी के चुनाव लड़ने के लिए जितनी योग्यताएं होनी चाहिए उसको सब पूरा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। जब आप कही दिए कि सिटीजन ऑफ इंडिया, तो लोकसभा के एमपी में भी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। लेकिन देखिए यहां एक अलग डिफरेंस, क्या कह रहा है? क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन, मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए क्या क्या उसमें योग्यता होनी चाहिए। तो कह रहा है कि एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जितनी एक लोकसभा, मान लो आपको लोकसभा के इलेक्शन एमपी, तो जितनी लोकसभा के एमपी के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, जितनी योग्यता होना चाहिए वो सारी आपको राष्ट्रपति पद पर खड़ा हो रहा है तो होना चाहिए। मतलब इसे समझ रहे हैं कि आपको वोटर लिस्ट में, लोकसभा का सदस्य खड़ा होने के लिए आपको क्या होना चाहिए? वोटर लिस्ट में नाम रहना चाहिए। तो राष्ट्रपति के पद के लिए यहाँ तो नहीं लिखा होता, यहाँ तो क्यों नहीं लिखा हुआ नागरिक होना चाहिए, और कहीं वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है तो आप लोकसभा के एमपी खड़ा हो सकते हैं? नहीं। ताकि वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं तो राष्ट्रपति पद पर खड़ा हो सकते हैं? नहीं। तो एक निश्चित निर्वाचक, मतलब एक वोटर लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए लोकसभा के, अगर एमपी के लिए आप खड़ा हो रहे हैं तो। लेकिन वहाँ एज कितना है? वहाँ 25 ईयर्स है। लोकसभा का अगर सदस्य बनना है तो 25 साल कम से कम होना चाहिए, और राष्ट्रपति के क्या 25 साल होगा? तो यहाँ लोकसभा वाला यहाँ क्वालिफिकेशन नहीं चलेगा, वहाँ 25। इसीलिए इस आर्टिकल्स में जो डिफरेंस हुआ लोकसभा से उसको पहले ही लिख दिया, नहीं तो एक ही लाइन में काम चल जाता कि क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा क्वालिफाइड, जिस पर ऐसा लोकसभा के लिए आप क्वालिफाइड होते वही, लेकिन लोकसभा के 25 ईयर, तो अगर ये नहीं लिखते 35 ईयर तो ये लाइन से फिर यहाँ पर 25 हो जाता। यही दोनों में डिफरेंस है, यही दोनों में। और एक और डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर है कि किसी जो वोटर लिस्ट उसमें नाम होना चाहिए, यहाँ तो नहीं है, तो इसकी कमी यहाँ ये पूरा कर देता है। ठीक है। और अगर बढ़िया जानना है तो लोकसभा के एमपी वाले टॉपिक में चले जाइए कि लोकसभा के एमपी खड़ा होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, जब आप राष्ट्रपति के इलेक्शन के लड़ रहे हैं तो उस समय कोई भी लाभ के पद पर आप नहीं होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड, आप कोई भी पद धारण किए हुए नहीं हो। मस्ट नॉट होल्ड कैसा पद? एनी ऑफिस, ऐसा कोई भी पद जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद के दायरे में आता हो। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो लाभ का पद धारण, मतलब अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और अंडर एनी लोकल अथॉरिटी। लाभ का पद उसे कहते हैं कि जिस पोस्ट के लिए आप सरकारी खजाने से वेतन, सैलरी या अलाउंस, भत्ता ले रहे हैं, वो सारा पद लाभ का पद होता है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या कंडीशन है कि अगर किसी गवर्नमेंट, अगर किसी ऐसे पोस्ट के लिए, ऐसे ट्रस्ट के लिए, ऐसे मतलब पोस्ट के लिए जिसके लिए आपको वेतन या सैलरी या अलाउंस, वेतन भत्ता जिसके लिए गवर्नमेंट देती हो, या तो इंडियन गवर्नमेंट दे रही हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट दे रही हो या फिर लोकल अथॉरिटी जैसे जिला परिषद, पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटी सब है, तो वो सारा पद लाभ के पद पर आएगा। तो उस आप लाभ के पद पर आप नहीं होना चाहिए। मतलब अगर है तो पहले रेजिग्नेशन सबमिट करिए। क्यों? कि आपको ये सूचना इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ती है। लेकिन चूंकि आप जान रहे हैं कि संविधान में अमेंडमेंट हुआ और उसका एक एक्सेप्शनल निकाला गया कि प्रेसिडेंट का पद लाभ का पद नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट का पद
लाभ का पद नहीं है, सारे मिनिस्टर्स का पद लाभ का पद नहीं है, गवर्नर का पद लाभ का पद। अर्थात अगर किसी राज्य के आप गवर्नर हैं तो बिना रिजाइन दिए आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन को फाइट कर सकते हैं, उनके इलेक्शन को लड़ सकते हैं। अब देखिए, चपरासी का पद लाभ का पद, और एक अगर प्यून चपरासी अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ना तो उसको पहले अपने बेचारे प्यून का पद रिजाइन करना पड़ेगा। फिर एक टीचर का पद लाभ का पद है, लेकिन ये इतने बड़े मंत्री हैं जो देश के, वो लाभ का पद नहीं है। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना हमारे देश में है कि ये लोग अपने पद, जो सबसे ज्यादा सरकारी सुविधा लेने वाले लोग हैं, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, है ना, MP, ये लोग लाभ का पद नहीं है, लेकिन एक स्कूल का क्लर्क जो है वो लाभ का पद आएगा। क्या मतलब है इस चीज का, ठीक है ना। और पहले ये नहीं था, पहले मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब लाभ के पद थे, इसलिए पहले दिक्कत क्या होता था, इनको रिजाइन देना पड़ता था। अब मान लो रिजाइन दे दिए MP से, MLA से, और उधर हार गए, तो हार गए तो उधर भी सीट गया और इनका इधर भी सीट गया। ये लोग बड़ी चालाकी से संविधान में संशोधन करके अपना मंत्री का पद, MP का पद, इस सब के पद को लाभ के पद के दायरे से बाहर कर दिया कि एक्सेप्शन होगा, ये पद को छोड़कर बाकी सरकार का जितना वेतन भत्ता अलाउंस है सब लाभ का पद होगा। ये देश की विडंबना है। तो वही कहा कि ये भी तो लाभ के पद की चर्चा किस आर्टिकल में है, 58। तो हम एक तीर से दो निशान लगा रहे हैं, एक तो राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हता टॉपिक डील कर रहे हैं, और दूसरा उसको हम आर्टिकल से जोड़ दे रहे हैं कि आर्टिकल के थ्रू भी याद हो। तीसरा चीज कि अगर मेंस में आप लिखते हैं तो अगर मेंस में आर्टिकल्स का रेलिवेंट आर्टिकल्स के यूज अगर करते हैं जहां जरूरी हो, यानी कि जबरदस्ती नहीं, तो वहां आपके आंसर, चूंकि आर्टिकल सबको याद नहीं होगा, वहां राष्ट्रपति पद के लिए तो योग्यता लोग लिख देंगे, 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन अगर उसको आर्टिकल से आप जोड़ देते हैं तो उसमें से 10 कॉपी में से आपकी एक कॉपी निश्चित रूप से डिफरेंट हो जाएगी और मार्क्स भी डिफरेंट मिलेगा। तो ये हो गया लाभ का पद की चर्चा 58 में है, ठीक है। एक्सेप्शन में वही हुआ, एक्सेप्शन की भी चर्चा इसमें कर दिया गया, ये एक्सेप्शन हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको राष्ट्रपति लोकसभा, हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से अगर राष्ट्रपति के पद के लिए लड़ना है तो ये आपको 3-4 कंडीशन, क्वालिफिकेशन नॉट कंडीशन, क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, 35 ईयर्स पूरा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, वो मेंबर ऑफ लोकसभा के रूप में इलेक्ट होने की जितनी एलिजिबिलिटी है वो सभी उसमें होना चाहिए, और चौथा क्या है कि वो ऑफिस ऑफ प्रोफिस के पद पर नहीं हो। तो इस प्रकार से हमारा ये आर्टिकल नंबर 58 कंप्लीट होता है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 58। तो मुझे लगा कि याद हो गया होगा आप लोग को। मैं एक सूचना फिर दे रहा हूँ, स्टार्टिंग में भी दिए थे, जो लेट से जुड़े हैं मैं उनके बारे में बता दे रहा हूँ कि कल सैटरडे को 11 बजे मैं एक सेमिनार करने जा रहा हूँ, एक फेसबुक पर लाइव होने जा रहा हूँ, सॉरी 11 बजे फेसबुक पर लाइव होने जा रहा हूँ, और उस फेसबुक पर मैं ये डिबेट करना चाह रहा हूँ कि 10th पास होने के बाद बच्चे कंपटीशन की तैयारी या आगे जो भी पढ़ना चाहे कैसे करें। दूसरी चीज मैं उस पर यह चर्चा कर रहा हूँ कि सारे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन बंद है, तो आप सेल्फ स्टडी के मोड को किस प्रकार से प्रिपेयर करें। तीसरा मैं उसमें यह भी बताने जा रहा हूँ कि मैं अनअकैडमी पर किस प्रकार से अपना कोर्स डिजाइन करने जा रहा हूँ बहुत कम पैसों में, क्योंकि मैं उनके थ्रू ही पढ़ा रहा हूँ। ये क्लास भी, ये मेरा पर्सनल क्लास नहीं है, ये क्लास डायरेक्ट दिल्ली से रिले होता है, वहां से डायरेक्ट आपको रिले होता है, जो मोबाइल पर देखते हैं वो सारा अथॉरिटी को मालिक वो है। इस क्लास लेने का वो लोग 1.5-2 महीना अपने प्रमोशन के लिए फ्री क्लास दे रहे हैं, और इस प्रकार से आप इस क्लास को एंजॉय लीजिए ताकि हम इस पर ज्यादा से ज्यादा काम। तो निश्चित रूप से 11 बजे कल आप फेसबुक पर लाइव होंगे मेरे साथ और शेयर करेंगे। सैटरडे को 11 बजे, कल ना हुआ, सैटरडे जब भी है, मतलब सैटरडे को 11 बजे, मैं कल नहीं, मतलब सैटरडे को 11 बजे आप मेरे साथ जुड़ेंगे, आपके प्रश्न भी लेंगे, और इस तरह से आप कॉन्स्टिट्यूशन का एक टेस्ट होगा जिसमें हम 100 क्वेश्चन केवल प्रेसिडेंट का लेके आएंगे, जिसमें आप 100 क्वेश्चन में आप पूरी तैयारी से प्रेसिडेंट का आइएगा कि 100 में आपको 80 ठीक रहना रहेगा, और जितना प्रेसिडेंट का वीडियो सब देख लीजिएगा। मैं जबरदस्त रूप से एक टेस्ट लिखूंगा और उस टेस्ट पेपर को आपसे प्रश्न करेंगे, और 100 में से आपको अगर 75 से ऊपर लाते हैं तो आपके प्रेसिडेंट में फिर लाइफ टाइम कभी भी गलती नहीं होगी। तो इस तरह से हमने आर्टिकल 58 का एक रिव्यू ले लेते हैं। क्या होना चाहिए, एज 35 होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, एक याद रखिएगा,
वो लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये भी आर्टिकल 58 में चर्चा है। और चौथा क्या चर्चा हो, लाभ के पद पर न हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पोस्ट पर न हो, ये भी 58 में चर्चा है। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आर्टिकल नंबर 59 पर होगा, जो कंडीशन फॉर द पोस्ट ऑफ इलेक्शन है ना, आपको क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ये हो गया, कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस है ना, राष्ट्रपति के पद के लिए कौन कौन से शर्तें होगा। और 59 के साथ मैं 60 लूंगा कि राष्ट्रपति का शपथ किसके सामने लेगा, किस फॉर्मेट में लेगा। और फिर उसका एक क्लास हम देंगे आपको कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट महाभियोग किस प्रकार चलाया जाएगा। तो फिर कल हम फिर मिलते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।